एक शादीशुदा आदमी जब देखो तब वो अपने मोबाइल में चिपका रहता था। उसकी पत्नी को जब भी उस पर नज़र पहुंचती थी तब वो अपने मोबाइल को ही देखता रहता था। अब चाहे पत्नी की रात को सोकर आँख खुले तब या फिर वो किसी काम में बिजी हो तब, जब देखो तब पति के हाथ में मोबाइल रहता था और कुछ न कुछ उसमें वो तलाश करता रहता था। पति के इस बदलते स्वरूप को लेकर, पति के इस बदलती आदतों को लेकर पत्नी परेशान हो जाती है। आखिरकार पत्नी ने ही अपने पति की जासूसी करना शुरू कर दिया। जब मौका मिलता था तब वो मोबाइल को गुपचुप तरीके से देखना शुरू कर देती है। और आखिरकार जो उसने देखा उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका पति एक महिला के चक्कर में आ चुका है, यानी कि एक महिला से उसका अफेयर होता है। और पत्नी ने जब और जासूसी और आगे करनी शुरू करी तो पता चलता है कि उसके पति के उस महिला के साथ काफ़ी समय से अवैध संबंध भी बन रहे हैं। और इसी बात को देखते हुए घर में किसी न किसी बात पर कलेश होना शुरू हो जाता है। पति पत्नी का विवाद होता था। हालांकि उस बाहर वाली महिला को समझाने की तमाम कोशिशें की जाती हैं, लेकिन महिला मानने को तैयार नहीं थी। पति को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पति को भी वो भी तैयार नहीं हो रहा था। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि ये बैठकर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि क्यों ना हम लोग आपस में बैठकर बातचीत करते हैं, कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं जिससे कि आगे भविष्य में कोई किसी तरह का विवाद ना हो। बस यहीं से एक मीटिंग आयोजित की जाती है। उस मीटिंग के बाद एक कत्ल होता है। न केवल एक कत्ल होता है, कुछ वक्त बीतने के बाद 2 कत्ल और हो जाते हैं। और ये कत्ल ऐसे किए गए थे कि किसी को भी इसके बारे में भनक तक नहीं लगी थी, न किसी को कोई जानकारी थी। आखिरकार पुलिस तक बात पहुंचती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस को कातिल तक पहुंचने में लगभग 18 से 20 दिन का समय लगता है। और पुलिस ने एक दो नहीं लगभग कई प्रदेश में उस कातिल को छानबीन की। आखिरकार कातिल पकड़ा जाता है। और जो पकड़ा जाता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार कत्ल की ये वजह हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आज के इस क्राइम के एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है यह है उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज का एक थाना लगता है ढोलना, और ढोलना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है मारूफपुर। दरअसल मारूफपुर रोड पर रेलवे लाइन के पास में एक लाश पड़ी हुई थी। महिला की लाश बताई जाती है। लगभग 35 साल के आसपास उसकी उम्र रही होगी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है तो सर्किल ऑफिसर आंचल चौहान, एसएचओ ढोलना गोविंद बल्लभ शर्मा, सर्विलांस प्रभारी प्रेमपाल सिंह, साथ ही एसओजी प्रभारी विनय शर्मा, ये भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और महिला की लाश को कब्जे में लिया जाता है। उसके बाद फिर आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। ये जो फोटो था महिला का आसपास की जगह सर्कुलेट कर दिया जाता है, ये पता चले कि आखिरकार ये लाश किसकी है। 2-3 दिन का समय बीत जाता है, लेकिन किसी ने भी आकर न तो कोई दावेदारी की। और जितने भी आसपास के जनपदों के थाने होते हैं वहाँ पर गुमशुदा महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, तो किसी ने वहाँ भी कोई जानकारी नहीं दी। अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस का सर्किल भी बढ़ने शुरू हो जाता है। अब न केवल जिला बल्कि आसपास के जितने भी प्रदेश लगते हैं उन प्रदेशों में भी पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा तो नहीं है कि इस महिला की हत्या कहीं और की गई है और लाश यहाँ पर लाकर फेंक दिया गया हो। जब पुलिस तमाम कोशिश कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, जो भी लेकिन टेलीविज़न होते हैं या लोकल टेलीविज़न, स्थानीय जो भी साधन हो सकते हैं वहाँ पुलिस संपर्क करती है और ये मैसेज भिजवाती है कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है, शादीशुदा है वो, और जिसके शरीर पर, जिनके चेहरे पर कई तरह के वार किए गए हैं, चाहे वो चाकू हो या पत्थर जैसे वार किए हैं। फिर उसकी हत्या की जाती है, लेकिन पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिलती। आखिरकार लगभग 17 या 18 दिन बीत जाने के बाद 5 दिसंबर 2024 की ये तारीख है, ये वाक़या है। एक व्यक्ति जो कि उत्तराखंड प्रदेश के जिला उधम सिंह नगर का एक इलाका है रुद्रपुर, और रुद्रपुर की ही एक कॉलोनी लगती है आदर्श नगर कॉलोनी। आदर्श नगर कॉलोनी के रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम राजकुमार होता है। राजकुमार को ये सूचना मिलती है उसकी बेटी कई दिनों से लापता थी। राजकुमार अपनी बेटी को लेकर आसपास के थाने, आसपास के ज़िले, हर जगह जो उसकी सूचना मिल रही थी जहाँ वहाँ पहुँच रहा था। वो यूपी के संभल में पहुँच जाता है। वहाँ भी कोई महिला की लाश मिलती है। जाकर उस महिला की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पता चलता है कि वो उसकी बेटी नहीं है। तभी संभल की पुलिस से ये पता चलता है कि आपको कासगंज जाना चाहिए। कासगंज में भी पुलिस को एक 19 नवंबर 2024 को एक लाश मिली थी, उसको वहां जाकर पता करना चाहिए। जैसे ही उच्च अधिकारियों के पास वो जाता है, जो सर्किल ऑफिसर आंचल चौहान होती हैं, वो इस व्यक्ति को उस लाश के बारे में जो फोटोग्राफ्स थे, जो भी वहाँ सामान मिला था, दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये तो मेरी ही बेटी है। उसकी बेटी का नाम होता है बबीता, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। जैसे ही वो बबीता को देखता है, बबीता के उन फोटो को देखने के बाद रोने लगता है, बिलखने लगता है, क्योंकि पुलिस किसी भी बॉडी का पोस्टमार्टम करने के बाद 72 घंटे तक ही इंतजार करती है। 72 घंटे के बाद उसका अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। यदि ये पता चल जाता है वो हिंदू है तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, या अन्य किसी धर्म का है तो
अन्य धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। आखिरकार जब राजकुमार ने अपनी बेटी के बारे में सुना कि उसकी हत्या कर दी गई है, तब वो परेशान हो जाता है। एक ही सवाल पूछता है कि इसकी 2 बेटियां भी हैं, वो बेटी कहाँ है? क्या आपने उसकी बेटियों को देखा है? जब बात पुलिस से बेटी की आती है, तब इस घटना को 18 दिन से ज़्यादा का समय बीत चुका था। अब बेटी कहाँ है, यही पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। एक बेटी का नाम मनन्या होता है, दूसरे का नाम अनन्या होता है। मनन्या 11 साल की होती है और अनन्या 7 साल की होती है। अब यहाँ पर इस महिला का जो मोबाइल होता है, इस मोबाइल के आधार पर पता चलता है कि एक व्यक्ति है इसके संपर्क में थी। उस व्यक्ति का नाम होता है अभिषेक भारद्वाज, जो कि कासगंज जिले का एक थाना लगता है सहावर, और सहावर थाना क्षेत्र की एक नई बस्ती इलाका है, वहाँ का वो रहने वाला होता है। अब पुलिस को उसकी तलाश शुरू हो जाती है। जैसे ही पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, तो उससे पहले उसकी एक महिला मित्र होती है जिसका नाम मुस्कान होता है। पिता का नाम सरफराज, शांतिपुरी कॉलोनी, कासगंज, वहाँ की वो रहने वाली है महिला। पुलिस ने इन दोनों को किसी भी तरीके से तलाश किया। तलाश करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया। उनसे जब पूछताछ करने वाली बात सामने आती है, तब पता चलता है कि जो बबीता की लाश मिली थी, जिसकी 2 बेटियां भी गायब हैं, उनके बारे में अभी ना घर वालों को पता है, ना पुलिस वालों को पता है। और इन दोनों को पता है, चाहे वो अभिषेक हो या अभिषेक की प्रेमिका मुस्कान हो। आखिरकार बबीता के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। तो बबीता उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर की वो रहने वाली होती है। उसकी पहली शादी 13 साल पहले एक अमरोहा के रहने वाले प्रमोद नाम के व्यक्ति से होती है। प्रमोद नाम के व्यक्ति से उसको 2 बेटियां पैदा होती हैं। एक का नाम अनन्या रखा जाता है, एक का नाम मनन्या रखा जाता है। उसके बाद वो कुछ दिन अपने पति के साथ रहती है और पति से किसी विवाद पर विवाद हो जाता है। हालांकि ये इनकी प्रेम विवाह दोनों का हुआ था, लेकिन प्रेम विवाह कुछ ज़्यादा दिन चल नहीं पाता, इसीलिए वो अपने पति से अलग हो जाती है। उसके बाद उसकी फिर दूसरी शादी होती है। दूसरी शादी होने के बाद भी वो अपने पति के साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रुक पाती। इस बबीता ने अपने उस उत्तराखंड से सीधा दिल्ली की तरफ रुख किया, और दिल्ली की तरफ रुख करने के बाद अपनी दोनों बेटियों के साथ दिल्ली में वो रहने लगती है। वहाँ उसे काम मिल जाता है, और जब काम मिलता है तो उसको अच्छी खासी इनकम शुरू हो जाती है। साल 2021 के आसपास की ये बात है। वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी बबीता। जब एक्टिव रहती थी, तो इसी एक्टिव रहने के दौरान ही उसकी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से अभिषेक भारद्वाज से होती है, जो कि कासगंज जिले का एक थाना लगता है सहावर। वहाँ की एक नई बस्ती है, वहाँ का वो रहने वाला होता है अभिषेक। इससे इसकी बातचीत हो जाती है। बातचीत कब दोस्ती में बदल जाती है, दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है। और जब इन्हें प्यार होता है, तो उसके बाद वो महिला कहती है, उसको 2 बेटियां हैं, उसकी शादी हो चुकी है, वो तलाक चुका है। अगर तुम्हें कोई, यानी कि तलाक हो चुका है उसका, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तभी शादी करेंगे। अभिषेक कहता है मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, और दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में जाते हैं। दोनों शादी कर लेते हैं। जैसे शादी होती है, शादी के बाद उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। 1-2 साल बड़े अच्छे से गुजरते हैं। लेकिन इसी बीच में अभिषेक को अपने ही इलाके के जिला कासगंज की रहने वाली मुस्कान नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। वो उसकी मोहब्बत के चक्कर में आता है, प्यार होता है। उसके बाद वो अवैध संबंध, शारीरिक संबंध जो भी बनते हैं, इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं, और वो अपनी पत्नी से दूर रहने लगता है। जब पत्नी बबीता को इस बात का पता चलता है, तो वो बार बार अभिषेक को समझाया करती थी कि तुम्हारा ध्यान अब घर में कम और बाहर बहुत ज़्यादा लग रहा है। हालांकि इस बीच में बबीता ने जो पैसे कमाए थे, पैसे कमाने के बाद उसको ब्रेजा कार भी गिफ्ट करी थी। लेकिन कार गिफ्ट करने के बाद भी उसको बहुत सारी इसकी सुविधा ध्यान रखने के बावजूद भी अभिषेक अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा था, और वो लगातार मुस्कान की तरफ आकर्षित हो रहा था। इसी बात को देखते हुए एक दिन इन पति पत्नी में विवाद ज़्यादा होता है। तब वो कहती है कि या तो तुम मुझसे बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो जाओ, या फिर उससे पूरी तरह से अलग हो जाओ। जब ये बात आती है, तब मुस्कान कहती है कि क्यों ना एक बार हम मीटिंग कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, और बातचीत के बाद जो भी मसले का हल होगा वो हल निकाल लेते हैं। अब यहाँ 18 नवंबर 2024 को दिल्ली से बबीता को सीधा बुलाया जाता है सहावर, जो कि कासगंज ज़िले में लगता है। यहाँ बुलाया जाता है। वो अपनी दोनों बेटियों के साथ, अनन्या और मनन्या के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ से सीधा मारूफपुर गांव पहुँचते हैं, और मारूफपुर गांव से वो पहले उन दोनों जो बेटी होती है उसकी, वो किसी परिचित के यहाँ वो मुस्कान छुड़वा देती है। कहती है कि इन दोनों बच्चों का तुम ख्याल रखना, और हम वहाँ बैठकर आपस में बातचीत करते हैं। जैसे तीनों, यानी कि अभिषेक, बबीता और मुस्कान, ये तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे, इसी बीच में मौका पाते ही कोई भारी वस्तु इस बबीता के सर में मारी जाती है। जब सर में मारी जाती है, तो दोनों मिलकर फिर उसकी हत्या कर देते हैं। जब वो पूरी तरह से जब मर जाती है, तो उसकी लाश को उठाकर यहाँ से मारूफपुर गांव के पास में एक सर्विस रोड होता है, वहीं पर एक रेलवे लाइन होती है, उसके बराबर में डाल देते हैं। अगले ही दिन, यानी कि 19 नवंबर को लाश मिल जाती है, और उसके बाद पुलिस तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस वाले पूछते हैं कि दोनों बेटियों का क्या हुआ। जब बात दोनों बेटियों की आती है, तो वो कहते हैं कि अगले ही दिन, यानी कि 22 नवंबर 2024 की बात है, दोनों बेटियों को घुमाने के बहाने, कि तुम्हें घुमाने लेकर चल रहे हैं, टहलाने के लिए,
वो ले जाते हैं। उसके बाद बारी बारी से दोनों का गला घोंट देते हैं, गला घोंट कर दोनों की हत्या कर देते हैं। लड़कियों की हत्या करने के बाद एक बेटी को सहावर थाना क्षेत्र में फेंक देते हैं और दूसरी को सिकंदरपुर थाना क्षेत्र में फेंक देते हैं। पुलिस वालों ने इन दोनों, मुस्कान और अभिषेक की, इस जो बताए गए रास्ते थे उधर जब पुलिस पहुंचती है तो दोस्तों लड़कियों के कंकाल मिल जाते हैं। किसी का सर मिल जाता है तो किसी का हाथ का हिस्सा मिलता है। दोनों ही अलग अलग जगह से लड़कियों की जो कंकाल थे वो मिल जाते हैं। जब इस बात का लड़की के नाना को पता चलता है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आखिरकार प्रेमी और प्रेमिका ने एक दूसरे के चाहने के लिए एक दो नहीं बल्कि 3 कत्ल कर देते हैं और उन्हें लग रहा था कि ये शायद कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन कत्ल करने वाला या कोई अपराध करने वाला कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है और यही जो है गलती कर रहे थे ये लोग। उन्होंने किसी की जान ली थी और वैसे भी कत्ल करने वाले चाहे पाताल में ही क्यों ना हो, वो पुलिस अगर अपनी पर आ जाए तो उन्हें हर हाल में पकड़ लेती है। आखिरकार वो पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल जो है मेडिकल वगैरह होता है, कोर्ट में पेश करने के बाद इनको जेल भेज देती है। पुलिस की कोशिश है कि इनको कम से कम समय में उनके खिलाफ जो चार्जशीट है वो लगाई जाए, उसके बाद वो कोर्ट पहुंचाई जाए और कोर्ट से वो अपील की जाएगी कि इन्हें जो है कम से कम समय में कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके, ताकि समाज को एक मैसेज, एक नाज़िर पेश की जा सके कि बुरे काम करने वालों का बुरा ही नतीजा होता है। जैसे ही वो मुस्कान के चक्कर में आता है उसके बाद वो अपनी पत्नी को ही नहीं बल्कि अपनी 2 सौतेली बेटियों का हत्या करके उनको मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।